आज स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियोज वर्ड का मतलब क्या होता है? रेशियो वर्ड पर्टिकुलरली कोई नई टर्म तो है नहीं, तो रेशियोज वर्ड का मतलब क्या है? कंपैरिजन। हाँ, हमें कहते हैं रेशियोज का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब भी हम कोई दो वेरिएबल्स का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस या रेशियोज। जैसे कि तुमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा कि दो पार्टनर्स का रेशियो मतलब उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फाइनेंशियल रेशियोज निकाल रहे हैं, जिनमें से कुछ रेशियोज हमारी बेस्ड ऑन बैलेंस शीट है, कुछ बेस्ड ऑन इनकम स्टेटमेंट है और कुछ दोनों पर ही बेस्ड है। तो ये आपका एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी रेशियो किस पर बेस्ड है। जैसे कि हमें कहते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है ना, बुक 2 20 नंबर की है, उसमें से 8 नंबर की कैश फ्लो स्टेटमेंट है, 12 नंबर हमारा बाकी चैप्टर्स का है। तो 12 में से मान के चलो रेशियोज तुम्हारा 4 to 5 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, तो 12 में से 4 से 5 नंबर का रेशियोज आता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और एक आपका फुल क्वेश्चन आएगा। अब उसमें यही पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो मोस्टली आ जाता है कि इनमें से कौन सी रेशियो किस पर बेस्ड है, कंपोनेंट्स पे। तो अगर आपको सभी रेशियोज के कंपोनेंट्स पता हैं तो आप ये आंसर आराम से कर सकते हो। फिर हमारे पास 4 रेशियोज को कैटेगराइज किया है। इससे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर हमें रेशियोज की जरूरत क्या है, वाई वी नीड टू कैलकुलेट रेशियोज। बताओ क्या जरूरत क्या है? इजियर टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं हम, कंपैरिजन इजी हो जाता है, रेशियो से कंपैरेटिव स्टडी इजी हो जाती है। हम रेशियोज के थ्रू हम इजी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे कि हमने कहा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, पिछली बार से हमारा 2 लाख प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, दैट डजंट मैटर, प्रॉफिट 2 लाख इंक्रीज हुआ लेकिन कितना परसेंट, पिछली बार हमने 20% प्रॉफिट अर्न किया, इस बार हमने 15% अर्न किया। हमारा प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इंक्रीज हुआ लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ। सेल्स हमारी इंक्रीज हुई लेकिन अगर हम परसेंटेज निकालने बैठे तो हमें अलग पता लगेगा। तो बात यह है कि रेशियोज के थ्रू हमें कंक्लूजन्स लेना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। इसीलिए ये चैप्टर आपकी जो बुक है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो हैं, इन्हीं को एनालाइज करके हम सारी रेशियोज करते हैं। तो ये है लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी। बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज भी आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हैं। सॉल्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है? सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी वर्ड का मतलब हुआ कंपनी इज एबल टू पे देयर डेब्ट। सॉल्वेंट है वो कंपनी, तो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, हाई सॉल्वेंसी शोज हाई डेब्ट पेइंग कैपेसिटी। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जो सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियोज हैं वो लॉन्ग टर्म है और लिक्विडिटी रेशियोज हमारी शॉर्ट टर्म है। इनको मेजर करने के लिए हमारे पास हमेशा ये प्रेजेंट होता है x:1 में, मतलब पॉइंट में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा 3:4 है, हम 3:4 कभी शो नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे 0.75:1। 3:4 की अगर रेशियो आ रही है, यानी कि अगर 3/4 आ रहा है आंसर, तो हम 3/4 को 3/4 नहीं लिखेंगे, हम 3:4 भी नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, हम इसको लिखेंगे 0.75:1।
अगर मान लो 7/3 आ रहा है तो हम 7/3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2.33:1। तो जितनी भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हैं वो हमेशा रेशियोज की फॉर्म में शो करते हैं 1:1। एक्टिविटी रेशियोज जिन्हें हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, तो टर्नओवर रेशियोज ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू में आती हैं। ये एक इंटीजर वैल्यू में आती हैं, ठीक है। तो इंटीजर मतलब टाइम्स, ठीक है ना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, 3.8 टाइम्स, और नेगेटिव में नहीं आएंगी और टाइम्स में आती हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख दिया 3:1 टाइम्स जल्दबाजी में, और आंसर सही है, ये 3 टाइम्स आंसर है, बट इसके मार्क्स एक नंबर तो कट ही जाएगा, उसके ऊपर का मिल जाएगा लेकिन एक नंबर इसका कट जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। इसका कोई 3 टाइम्स 1:1 में शो ही नहीं करना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज में हमेशा शो होती हैं। हाँ हाँ, वो तो हो सकता है, 1:1 में नहीं आएगा, 1:2 वाली चीज नहीं आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमेशा परसेंटेज में आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल रेशियोज हैं जो हमें करनी है 1 बाय 1। तो इसको अब हम 1 बाय 1 करना स्टार्ट करेंगे। ये चार्ट पूरा बना लो और फिर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये प्योर है, ये प्योर रेशियोज होती हैं। प्योर रेशियोज है, 1:1 में है। दिस इज द वे वी प्रेजेंट। अकाउंटेंसी में बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनल चलती हैं, कंपैरिजन इजी होता है ना। एक बात मुझे बताओ, 3:4, 4:5 या 7:3 है, इसको कंपेयर कैसे करो कि कौन सी रेशो अच्छी है? वेरी डिफिकल्ट। जबकि अगर इसकी जगह हम लिख दें 0.75:1, इसकी जगह लिख दें 0.8:1, इसकी जगह 2.3:1, तो कितना इजी है कि दिस इज द 1, दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड नंबर। कितना इजी हो जाता है। तो हमारा जो रेशियो एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो डिफीट ही हो जाएगा। तो वो कंपैरेटिव तो होना ही चाहिए ना। यही है, बस बता तो रही हूँ, ये 1:2 में है, ये एक्टिविटी रेशियो टाइम्स में है, और ये परसेंटेज में है, ठीक है ना। समझे? नोट डाउन हो गया? अरे हाँ, इंटीजर नहीं होता लेकिन मतलब बोलने में आता है कि इंटीजर वैल्यू है। 3.5:1 में डाल देते हैं, मतलब एक कंप्लीट नंबर है बस ये। वो अकाउंट्स वाले बहुत ज्यादा मैथ्स पे की उस पे नहीं जाते ना, टेक्निकलिटी पे। सबसे पहले है करंट रेशो। करंट रेशो होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल करंट रेशो इज 2:1। आपकी जो करंट रेशो आइडियल होती है दैट इज ऑलवेज 2:1।
अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, अब मैं हाँ रेशोज के क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, रेशोज के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब भी करोगे तो कभी भी एक खराब आदत मत लेना कि पीछे से फॉर्मूले देखे और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हमेशा फॉर्मूला लिखोगे। हाँ, अब हमेशा पूरा बड़ा बड़ा लिखना इज डिफिकल्ट, तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन धन्यवाद। ठीक है, तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, सारा पढ़ाया हुआ सत्यानाश कर दिया। सोच के तो बोला करो। करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे करंट एसेट्स के पार्ट हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हम नॉर्मली सेल परचेज करने के लिए लेते हैं, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो ये सब तो हमारा यहाँ आ गया। अरे कितनी इंपॉर्टेंट चीज रह गई, कैसे बच्चे हो? डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दिया? नहीं, नहीं, ठीक है, ये सारी हमारी करंट एसेट्स हैं। अब अगर इसको मेजरली देखें तो देखो, हमारे पास ये जो दो आइटम्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। ये सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देखें, है ना, और डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल देखें, तो ये हमारे बेसिकली सारे क्रेडिट सिस्टम में आ गए, ठीक है ना, है तो सारे करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? हाँ, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बोरोइंग्स, कभी भी लोन्स इज नॉट द राइट टर्म, बोरोइंग्स इज द राइट टर्म, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब तो हमारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यानी कि जो हमारी करंट रेशो है वो अगर 2:1 से ज्यादा है तो हाई करंट रेशो शोज, अगर 2:1 से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, या तो स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है, या हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, क्योंकि हमारे बहुत डेटर्स हैं, ठीक है ना, हम बहुत ओपन है, मतलब हम किसी को भी एडवांस में दे जा रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत कर दिए, एक्रूड इनकम बहुत है, दे दियो भाई दे दियो, कोई बात नहीं, है ना। और या फिर हमारे पास आइडियल कैश पड़ा हुआ है, मतलब एवं पे कैश पड़ा हुआ है, जबकि ऐसे पड़ा नहीं रहना चाहिए कैश। तो
कोई भी रेशो अगर 2:1 से ज्यादा है तो ये एक नंबर में जनरली आ जाता है कि अगर रेशो, और ये वाइवास में ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि रेशोज का जो चैप्टर है वो सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए ही नहीं है। आपका जो वाइवा होता है 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो मोस्टली बुक 3 से ही है। उसमें जो वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रेशोज, कैश फ्लो, बेसिकली रेशोज में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रेशोज ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में जो रिटन एग्जाम है वहां चाहे 4-5 नंबर का है, लेकिन वाइवा में देखा जाए तो इसी में से पूछे जाते हैं। तो ये रीजंस हैं कि अगर आपके कैश करंट रेशो हाई है तो आपका क्या मतलब है उसका, ठीक है ना। लो है तो रिवर्स हो जाएगा कि आपका स्टॉक कम है, जितना आपको मिनिमम स्टॉक रखना चाहिए उससे कम है, आपकी क्रेडिट पॉलिसी काफी स्ट्रिंजेंट है, लिबरल नहीं है, और आइडियल कैश की जगह आप कैश क्रंच में कभी भी फंस सकते हो। कैश क्रंच मतलब आप अगर लो, लिख ही लो चलो, अगर लो है तो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, और कैश क्रंच की प्रॉब्लम हो सकती है। आज तक की आपके जो लायबिलिटीज हैं वो कम है, लोन आपने लिए नहीं, हमेशा असेट्स के कंटेक्स्ट में ही आता है, ठीक है। तो ये आपकी करंट रेशो का है। नाउ द नेक्स्ट इज क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, सब एक ही है, ठीक है। तीनों का एक ही मतलब होता है, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशो क्या है, 1:1। निश्चित गलत कैसे हो सकता है, हाँ बस पेपर में ही गलत करके आता है। अच्छा, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं जो भी करंट एसेट, हाँ क्या क्या बोलो बोलो, जो भी बोलना चाहता है बोलो, क्या होते हैं। कैश एट बैंक, कैश एट हैंड। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वेरी इजीली, मतलब इनटू कैश वेरी इजीली। यानी कि करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कौन सी वाली, क्लोजिंग वाली, ये माइनस कर दो तो वो लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री, ये लिक्विड एसेट्स हो गए, क्विक एसेट्स हो गए, कुछ भी लिख दो। एसिड टेस्ट रेशो भी यही होती है, ठीक है। अब ये दो रेशियोज करने के लिए कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, ऑल्दो वो सब कुछ पहले पढ़कर आए हो, फिर भी मैं एक रिवाइज रिकैप दे देती हूँ क्योंकि वो पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में पढ़ा था। एक तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुमने बचपन में, हाँ जो करंट एसेट्स उसमें डेटर्स भी आते हैं ना, हाँ, वो भी लिक्विड एसेट्स। एक बात मुझे बता, कोई डेटर है, हाँ, अगर मान लो मुझे तेरे से पैसे लेने हैं, तो मेरा डेटर है, और मैं तुझे बोल दूं कि मैं तेरे को 40% का डिस्काउंट दे रही हूँ, मुझे पैसे आज के आज चाहिए, तो भाग के कहीं से भी ला के देगा मुझे। नहीं, मैं तेरे वाले तरीके इस्तेमाल नहीं करूंगी ना, मैं अपने वाले तरीके इस्तेमाल कर रही हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो डे टू डे उसमें जो यूज होता है। अगर पूछा जाए कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है तो हम कहते हैं कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। अगर मैं कहूं हाउ विल यू डिटरमिन वर्किंग कैपिटल, तो डिपेंड करता है उस डे पे। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यस, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल, देन यू से वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो ये फॉर्मूला इन दोनों रेशियोज की कैलकुलेशन में काफ़ी जगह यूज आएगा. एक और भी फॉर्मूला, बहुत सारे. कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो अप्रोचेज हैं. एक है असेट और एक है लायबिलिटी. असेट अप्रोच में हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. लायबिलिटी अप्रोच में हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. अब फिक्स्ड असेट्स तो हमें पता ही है. फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या आता है, जितने भी नॉन करंट असेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं. और नॉन करंट असेट्स हमेशा नेट लेते हैं, मतलब आफ्टर डिप्रिसिएशन लेते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल. तो नॉन करंट असेट्स में हमेशा नेट लेते हैं आफ्टर डिप्रिसिएशन. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल मैंने बताया, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है. शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और कोई भी अगर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स तो है, कोई भी अगर सिक्योर्ड लोन्स हैं, लिखा हुआ है बैंक लोन जैसा. ठीक है. तो ये टर्म यहाँ पे लिखी जाती है. लेकिन अगर लोन्स एंड एडवांसेस आ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ आ गए, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट असेट्स में आ गए. अनसिक्योर्ड बैंक लोन भी तो हो सकता है. हाँ हाँ हाँ, कोई भी तरह का सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स. लॉन्ग टर्म लोन्स सिक्योर्ड होंगे. सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड की दो अप्रोचेज हैं. एक है असेट्स अप्रोच, एक है लायबिलिटीज अप्रोच. असेट्स अप्रोच में हमने कहा फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. फिक्स असेट्स क्या होती हैं, टेंजिबल असेट्स. ठीक है ना, यानी कि नॉन करंट असेट्स, या कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, या कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो. वर्किंग कैपिटल तो हमने किया ही है अभी. अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में यानी कि जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कोई भी फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड हो गया, कोई भी फंड्स हो गए. लॉन्ग टर्म डेब्ट में कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, सब आ गए. अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है. इससे अब हमारे बहुत कुछ होने वाला है, जादू. अब ये होगा जो बहुत जल्दी, तो वो तो जल्दी था ही नहीं. अब इसमें देखो बहुत जल्दी होने वाला है कुछ. हाँ, लिखना तो बाद में ही. बहुत जल्दी क्या होने वाला है, हम सबको ब्रेक करते हैं. ये तो समझ में आ गया मैंने दोनों इक्वल क्यों लिखे. चलो ठीक है. अब हम करते हैं, सिर्फ मैं अरेंजमेंट चेंज करूंगी और हमारे बहुत सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे. मैंने सिर्फ इसको ओपन किया, इन दोनों को ऐड किया, टोटल एसेट्स. ये जो करंट लायबिलिटीज है इसको इधर ले गई, तो यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज हमारे लिए क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट. ठीक है ना, शॉर्ट टर्म डेब्ट.
ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल एसेट्स शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट्स, यानी कि टोटल एसेट्स का एक ही फॉर्मूला हो गया, शेयर होल्डर्स फंड आर टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स आर टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड। अब थोड़ा विजुअलाइज करो बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में यही तो होता है। जो टोटल एसेट्स वाला है तो यही तो हो गया assets हाँ, equal capital ये वही तो हो गया जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यानी कि जो हमने बचपन में पढ़ा था वो भूलना नहीं है, वही सब घूम फिर के आ रहा है, देख लो आएगा तो वही। अकाउंट्स में तो कुछ है ही नहीं नया, बस बातों को घुमाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। सही बात है, आई समझ में कहानी? चलो लिख लो ये सारी कहानी, क्योंकि अगर ये कहानी समझ में आ गई तो तुम्हारे आगे के सारे फॉर्मूले फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि यही कंपोनेंट्स रिपीट 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 चल रहे हैं। इसमें वो सब क्या आएगा, नॉन डेट इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्लूड करके? हाँ वो सब आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं इंक्लूड करनी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस कर देना, सब आएगा। ठीक है।